Hi students, welcome. I hope you all are doing good. In today's video, we will be continuing our chapter number 3 of class 10th history, nationalism in India. So our first topic is towards civil disobedience. तो आज हम शुरू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस का बैकग्राउंड कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चला था इंडिया में। तो सबसे पहले कौन सा मूवमेंट हुआ था? सबसे पहले आपने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपने पढ़ा था। तो वो बहुत ब्रॉड लेवल में एक मूवमेंट चला था जिसमें सारे ही लोग पार्टिसिपेट किए थे इंडिया में। उसके बाद एक मूवमेंट शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो वो जो मूवमेंट था 1922 में ख़त्म हो जाता है मूवमेंट। ठीक है, कौन सा? महात्मा गांधी जी कॉल ऑफ करवा देते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद 1930 में ये मूवमेंट शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1922 और 30 तो बीच के जो 8 साल है उसमें क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझेंगे। ओके, तो एक आपको क्रिप्स दे दी मैंने, आप अच्छे से समझिएगा। तो क्या हुआ जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया गया तो उस वक्त कांग्रेस के जो लीडर्स थे अब उनका कहना था कि चलो अब हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। अभी तो वैसे महात्मा गांधी जी कोई मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, जिसमें जो ब्रिटिश एक एक्ट बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या करती है ब्रिटिश, हमें देती है कि हाँ चलो अब आप भी इलेक्शन करवा लो इंडिया में। तो जो सी आर दास थे कांग्रेस के लीडर थे और मोतीलाल नेहरू थे, वो रिफॉर्म चाहते थे। ठीक है, उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन वगैरह करवा लेते हैं और हम जीत कर क्या करेंगे, रिफॉर्म ले आएंगे इंडिया में, इंडिपेंडेंस ले आएंगे। ऐसा इनका कहना था। ये दोनों मिलकर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ये मिलकर क्या किया, स्वराज पार्टी बनाए कांग्रेस के अंदर ही। और इनका कहना था कि अब हम इलेक्शन जीत कर ही ब्रिटिश को यहाँ से भगाएंगे। लेकिन जो नेहरू थे, जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त पूरी तरह से यंग थे, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो भी यंग लीडर थे। इनका कहना था कि नहीं, हमें मास मूवमेंट करना है, इलेक्शन विलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, एक बड़ी सी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो 1920s में क्या क्या होता है, दो ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे क्या होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बैकग्राउंड है जिससे कि एक नया मूवमेंट शुरू होता है। जो कि पहला एक रीज़न था इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1920s के आसपास में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था और साइमन कमीशन। तो 1929 में क्या था, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। ठीक है, और अगर पूरे वर्ल्ड में आया तो इंडिया में भी आया था, क्योंकि इंडिया तो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में था और ब्रिटिश जैसा चाह रहा था वैसा कर रहा था। तो इंडिया में क्या था, एग्रीकल्चर प्राइस 1926 में बहुत ज़्यादा गिर चुका था और 1930 में तो पूरी तरह से ही गिर चुका था। जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जैसे कि एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, अगर कोई कंट्री में आप कुछ ला रहे हो तो उसे इम्पोर्ट कहेंगे, और अगर आप यहाँ से कुछ भेज रहे हो तो उसे एक्सपोर्ट कहेंगे। तो अगर आप कंट्री में ला रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो आपके लिए क्या है, वो एक तरह से अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो आपके लिए डेवलपमेंट की बात है। लेकिन क्या हुआ, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। जो पेजेंट्स थे उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा हार्वेस्ट अच्छे से नहीं हुआ, एग्रीकल्चर गिर गया था, एग्रीकल्चर का प्राइस गिर गया था। ठीक है, तो उनके पास पैसा नहीं था कि वो रेवेन्यू को पे कर सके, इसलिए इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था इंडिया में। एक और था साइमन कमीशन, जो 1928 में आया था। तो इस कमीशन को कौन लीड कर रहे थे, सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम से ये कमीशन का नाम पड़ा है साइमन कमीशन। तो ये सेटअप किए थे साइमन कमीशन। तो ये एक ब्रिटिश कमिश्नर थे जिन्होंने ये सेटअप किया था। इनका कहना था कि हमें इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलो बनाते हैं और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लाया जाएगा, और इंडिया में जो भी अभी चल रहा है उसको चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा इस कमीशन के तहत था। लेकिन जो ये कमीशन सेटअप किया गया था 1928 में, उसमें कोई इंडियंस ही नहीं थे। बताओ ये कैसी बात हुई कि आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, इंडिया का संविधान बना रहे हो, इंडिया के कोई मेंबर ही नहीं है। तो जो यहाँ के इंडिया के जो लीडर्स थे वो बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि कमीशन में सारे लोग ब्रिटिश के थे। तो सारे लोग स्लोगन शुरू कर दिए कि गो साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। मतलब साइमन तुम चलो वापस जाओ, तुम्हें नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा, तुम अपना काम करो। तो डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा कि नहीं, ब्रिटेन तो अपना मनमानी कर रहा है, ब्रिटिश जो भी करेगा जो चाहेगा वो थोड़ी हो जाएगा। तो इंडिया में क्या होने लगा कि लोग बहुत नाराज़ हो गए, इंडिया में जितने लीडर्स थे, जो लोग थे, कि अरे ये हमारे साथ हो क्या रहा है।
उसके बाद क्या होता है, जब प्रोटेस्ट होने लगता है तो इसको ध्यान भटकाने के लिए लॉर्ड इरविन वायसराय, उस वक्त वायसराय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन, वो 1929 में एक ऑफर करते हैं हमारे लीडर्स को कि चलिए ठीक है, आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। लेकिन आप डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, चलिए, डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि चलिए ठीक है, आप इंडिया को खुद रूल करेंगे लेकिन हमारे अंडर, ब्रिटिश हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो लेकिन इंडिया के लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे, वो लोग इससे डिसएग्री हो गए और इनका कहना था कि चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे 1929 में और जो भी आपकी डिमांड होगी उसको सुनी जाएगी। तो ये ऐसा नहीं था कि ये चाहते थे ऐसा, बस ये क्या था, इतना प्रोटेस्ट हो रहा था इसके लिए ये बस ये ऑफर दिए थे। लेकिन जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, रेडिकल लीडर्स मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो यंग लीडर्स थे, वो एग्री नहीं हुए कि नहीं अरे ये तो हमें बहला फुसला रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है, लाहौर कांग्रेस सेशन होता है लाहौर में 1929 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसमें क्या होता है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस वक्त नेहरू जी को बना दिया जाता है और एक घोषणा कर दिया जाता है कि चलो पूर्ण स्वराज हम करेंगे। 1929 दिसंबर में हो रहा है, चलो एक महीना बाद 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे। तो इस वक्त क्या हुआ, 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया, लोग प्लेज किए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इंडिया में क्या था, उस वक्त तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था 1930 में। फिर भी क्या हुआ, इंडिया में जो लोग थे वो 1930 26 जनवरी को सेलिब्रेट किए इंडिपेंडेंस डे, जिसे अभी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। और इस वक्त तो आपके लिए लाहौर सेशन इसलिए ज़रूरी है कि उस वक्त दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था, एक तो नेहरू जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था और दूसरा क्या है कि पूर्ण स्वराज का प्रोक्लेमेशन हो गया था, ठीक है, कि हम अब इंडिपेंडेंस मिल चुका है हमें, हम एक महीना बाद अपने इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इसीलिए ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले इस दिन हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, 15 अगस्त को मिला था, लेकिन आज भी हम इस दिन को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो अब शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपने बैकग्राउंड समझ लिया कि कैसा कैसा हो रहा था इंडिया में। जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जो साइमन कमीशन था, हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमारे ही लोग नहीं रखे हैं कमीशन में, तो लोग बहुत नाराज़ हो गए थे। और महात्मा गांधी जी समझ चुके थे कि नहीं बहुत हो गया, अब एक ब्रॉड और एक बड़ा सा लेवल मूवमेंट करेंगे तब इनको मज़ा चखाएंगे। तो द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। तो महात्मा गांधी जी सॉल्ट को एक नेशनल पावरफुल सिंबल समझते हैं, क्योंकि सॉल्ट देखिए, नमक क्या है, सबके लिए ज़रूरी है। नमक किसी खाने में सब कुछ डाल दीजिए आप, लेकिन अगर आप नमक नहीं डाल रहे हैं तो उस खाने में कोई स्वाद नहीं है। तो उनका कहना था कि ये सॉल्ट है, जो गरीब है वो भी यूज़ करती है, जो अमीर है वो भी यूज़ करते हैं। तो इंडिया में जैसे भी लोग हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, ऊपर है नीचे हैं, कैसे भी लोग हैं, वो सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और सॉल्ट ही एक ऐसा है जिससे हम पूरे नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। तो जनवरी 1931 में महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन थे, जो वायसराय थे इंडिया के, उनको 11 डिमांड्स लिख कर भेजा, एक लेटर लिख के भेजा, ठीक है। उसमें एक ये भी था कि सॉल्ट टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, सॉल्ट टैक्स को कम किया जाए या फिर पूरी तरह से हटा दिया जाए। महात्मा गांधी जी ये बात रखे, क्यों रखे, क्योंकि सॉल्ट बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। और सॉल्ट उस वक्त बनाने का जो सॉल्ट प्रोडक्शन होता था, वो एक तो इंडिया का सारा कुछ है, लेकिन हमें प्रोडक्शन करने देता ही नहीं था, हमें प्रोड्यूस करने ही नहीं देता था। उस वक्त किसके पास मोनोपोली था सॉल्ट प्रोडक्शन का, वो था गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिशर्स के पास। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि नहीं, आप तो बिल्कुल ये गलत कर रहे हो, हम खुद सॉल्ट बनाएंगे, आप सॉल्ट टैक्स को ख़त्म कर दो। लेकिन इरविन जी इसे इग्नोर कर देते हैं, जो 11 डिमांड्स महात्मा गांधी जी ने भेजा था उसे इरविन जी इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि चलो अभी सीधी उंगली से घी नहीं निकला, अब उंगली को टेढ़ी करके घी निकालते हैं। तो वो सॉल्ट मार्च करते हैं, ठीक है, सॉल्ट मार्च करते हैं। कब ये शुरू होता है सॉल्ट मार्च, 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च शुरू होता है। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, ठीक है। और 3 वीक लगता है, 240 माइल्स। और अब अपने साथ कितने वॉलेंटियर्स को रखते हैं, 78 वॉलेंटियर्स को रखते हैं उस मार्च में, सॉल्ट मार्च में। और साबरमती आश्रम से निकलते हैं 12 मार्च को और पहुंचते हैं 1930 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी। दांडी दोनों गुजरात में है, तो गुजरात के कोस्टल एरिया में दांडी है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, सॉल्ट प्रोडक्शन करते हैं। और जो लॉ है कि जो सॉल्ट है वो इंडियन प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसे वो तोड़ देते हैं, उसे वो वायलेट कर देते हैं। और सॉल्ट को प्रोड्यूस करके ब्रिटिश को उसका उनकी मतलब खैर छोड़िए तो क्या होता है,
तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जब ये मार्च में जाते हैं ग्रुप बनाकर, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस हमें करना है, कैसे हमें सत्याग्रह करना है, कैसे हमें ब्रिटिश को हटाना है। और सारे लोग इनको सुनने के लिए आते थे, 1000 से भी ज़्यादा लोग इनके पास आते थे। और जो ये सॉल्ट मार्च है, इसमें औरतें भी अच्छे से पार्टिसिपेट की थी इंडिया में। और यहीं से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स कौन से डेट से शुरू होता है, तो आप लिख सकते हैं 1930, जब सॉल्ट मार्च हुआ था तभी शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, उसमें मेनली ये था कि हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है, उनकी जो भी चीज़ है उन्हें बॉयकॉट कर देना है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या था, रूल्स को पूरी तरह से तोड़ देना है, इसमें रूल्स को मानना नहीं है। देखिए दोनों अलग है, आप क्या होता है स्टूडेंट्स ना मिक्स कर देते हैं इसको। नॉन कॉपरेशन में रूल्स को नहीं मानना है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में रूल्स को वायलेट करना है, जैसे कि हमने सॉल्ट लॉ को वायलेट कर दिया। और क्या किया सिविल डिसोबीडियंस में, हमने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया। जो पेजेंट्स थे वो मना कर दिए ब्रिटिश को कि नहीं, अगर हम आपको कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे इंडिया के, वो रिज़ाइन करना शुरू कर दिए कि नहीं, अब हम आपके कोर्ट में, आपके स्कूल में, आप कोई भी चीज़ आपके ऑफिस में काम नहीं करेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज जो बनाया गया था कि हाँ रेस्ट्रिक्शंस दिया गया था ट्राइबल्स को कि आप नहीं आ सकते, एंटर नहीं कर सकते, उसे भी तोड़ा गया। तो बेसिकली क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में ब्रिटिश के जितने भी लॉज है, जो भी ब्रिटिश ने लॉज बनाया उसको तोड़ना है, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या जवाब देता है, इतना इंडियंस कर रहा है तो ब्रिटिश चुप तो नहीं बैठेगा। तो ब्रिटिश क्या करता है, कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट कर लेता है, जितने भी लीडर्स होते हैं। और 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी के एक बहुत अच्छे चहीती फॉलोअर्स थे, ठीक है। उसके बाद लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि अरे क्यों अरेस्ट कर लिया, और ये पेशावर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चलने लगता है, ठीक है। और पुलिस क्या करती है, उन पर फायर करवा देती है और बहुत सारे लोगों की जान चल जाती है। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वर्कर्स थे जो सोलापुर में, वो क्या करते, पुलिस स्टेशन में या फिर पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, रेलवे स्टेशंस में, कोर्ट में अटैक कर देते हैं जो वर्कर्स होते हैं सोलापुर के। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, इंडिया में हर जगह मार धार, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, यही सब चल रहा था। और क्या था, 1 लाख से भी ज़्यादा 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। किसको अरेस्ट कर लिया जा रहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे कि वुमेन्स को भी और चिल्ड्रंस को, जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर से क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है। तो महात्मा गांधी जी देखते हैं कि अरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो हम शांति से करना चाह रहे थे, ये फिर से वायलेट हो गया। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं इसको कॉल ऑफ करवा देते हैं। बार बार यही महात्मा गांधी जी कहते थे, क्योंकि उनका एक ही पॉलिसी था, नॉन वायलेंस। और जैसे ही अगर वायलेंस की तरफ बढ़ जाता था तो वो मूवमेंट को बंद करवा देते थे। तो इतना वायलेंस होने के बाद वो क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करवा देते हैं, कॉल ऑफ करवा देते हैं। उसके बाद का क्या क्या हुआ, कॉल ऑफ जब करवा देते हैं उसके बाद क्या क्या होता है इंडिया में। उसके बाद महात्मा गांधी जी साइन करते हैं इरविन के साथ एक पैक्ट, एक वायसराय थे जो थे हमारे लॉर्ड इरविन, उनके साथ पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1931 में, जिसमें कि महात्मा गांधी जी को तो क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जब, तब क्या होता है, कांग्रेस को अलाउ नहीं किया जाता था, कोई भी वहाँ पे जो इंडियन लीडर्स थे वो जाते ही नहीं। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जब महात्मा गांधी जी कॉल ऑफ करवा देते हैं 1931 में, क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है और वहाँ पे बुलाया जाता है महात्मा गांधी जी को और भी लीडर्स को, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी वहाँ बात रखते हैं कि ठीक है आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तब रोकूंगा जब आप हमारे जो भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट किए उनको रिलीज कर दोगे, उनको छोड़ दोगे, ठीक है। तो जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, लंदन में होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो होता है, वहाँ से रिटर्न होते हैं महात्मा गांधी जी, तो वहाँ यहाँ इंडिया आके क्या देखते हैं कि अरे वहाँ तो कुछ और ही ये लोग बता रहा था, मुझे तो उल्लू बना रहा था। तो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट दोबारा से रिप्रेशन शुरू कर देता है इंडियंस के ऊपर, जैसे कि गफ्फार जी को अरेस्ट कर लेते हैं, नेहरू जी को अरेस्ट कर लेते हैं, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, कौन, ब्रिटिश।
तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि अरे मैं तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा करवाने के लिए गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तो ये दोबारा से अपना चालाकी दिखा रहे हैं। तो फिर से क्या करते हैं, रिलॉन्च कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। जब यहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस हो जाता है और वो कॉल ऑफ कर देते हैं 1931 में। उसके बाद 1932 में दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च कर देते हैं। और ये मूवमेंट कब तक चला था, 1934 में। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब चला था, जब तब लोग तो पूरा पार्टिसिपेट किए थे, अच्छा खासा पूरा अच्छे से मूवमेंट चला था। लेकिन जब सेकेंड टाइम में दोबारा लॉन्च किया गया, रिलॉन्च किया गया, तब उतना मोमेंटम नहीं था, मतलब उतना जोश नहीं था लोगों के मन में। ठीक है, तो क्यों नहीं था, कौन कौन पार्टिसिपेट किए करते थे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में यही समझने वाले हैं। तो इतना तक क्लियर है आपको? ओके। नाउ हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट, मतलब कि जो मूवमेंट चला था वो कैसे, लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, कैसे ज्वाइन कर रहे थे। तो कंट्री साइड में लोग क्यों ज्वाइन कर रहे थे, उसके पीछे रीज़न क्या था, ये हम सबसे पहले समझेंगे। कंट्री साइड मतलब विलेज में। तो जो रिच पेजेंट्स थे उनको पटीदास कहा जाता है गुजरात में। और जो जट्स थे उन्हें जो रिच पेजेंट्स है उन्हें जट्स कहा जाता है यूपी में। तो वो प्रोड्यूसर्स थे, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते थे। तो ये क्या किए, ट्रेड में बहुत डिप्रेशन हो गया, पेजेंट्स जो रिच पेजेंट्स थे, ट्रेड बहुत डिप्रेशन हो गया, मतलब डिप्रेशन मतलब नीचे चल गया। ठीक है, जो प्राइस है वो गिर गया नीचे। उसके बाद क्या था कि हाँ, मतलब जो लोग, जो पेजेंट्स थे, उनको रेवेन्यू चुकाना था किसको, गवर्नमेंट को, जो कि अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो वो कैसे रेवेन्यू देंगे। तो इनका डिमांड था कि रेवेन्यू को कम किया जाए, इसीलिए ये ज्वाइन किए थे ये मूवमेंट को। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था वो क्यों ज्वाइन किए थे पेजेंट्स, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रहा था, ये रेवेन्यू नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए ये ज्वाइन किए थे। तो जो रिच पेजेंट्स थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, ये अपना ग्रुप बनाए। उसके बाद इनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या था, इनको किससे छुटकारा चाहिए था, हाई रेवेन्यू से। जो पेजेंट्स थे उनको किससे छुटकारा चाहिए था, किससे फ्रीडम चाहिए था, हाई रेवेन्यू जो लिया जा रहा है इनसे, इसी इसके अगेंस्ट ये फाइट किए थे। ठीक है, तो 1931 में जब मूवमेंट को ऑफ किया गया तो ये बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि क्यों मूवमेंट को ऑफ किया गया, मूवमेंट तो ठीक ही चल रहा था, हमारी बात अच्छे खासा मान जाता गवर्नमेंट तो। लेकिन जब 1932 में दोबारा रीस्टार्ट किया गया मूवमेंट को, तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। कंट्री साइड में जो रिच पेजेंट्स थे वो, अब कंट्री साइड में वो जो पुअर पेजेंट्स थे वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो टेनेंट्स होते हैं उन्हें टेनेंट्स कहा जाता है, पुअर पेजेंट्स को टेनेंट्स उनको कहा जाता है कि जो दूसरों के फील्ड में काम करते थे। दूसरों के फील्ड मतलब लैंडलॉर्ड्स के फील्ड में, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ही होते हैं विलेज में जिनके पास ज़्यादा लैंड होता है। तो इनके पास अगर इनके फील्ड में ये काम करेंगे तो इनको रेंट देना होगा फील्ड का। तो ये अपने मतलब कि जो रेंट है उसको पे नहीं कर पाते थे, तो ये किसके अगेंस्ट फाइट किए थे, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। तो ये गवर्नमेंट को सपोर्ट किए थे, इसलिए मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट किए थे कि इनको लग रहा था कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे और तो हमारी बात मान ली जाएगी, जो लीडर्स है वो हमारी बात मनवा लेंगे, जो लैंडलॉर्ड्स है वो हमसे ज़्यादा रेंट नहीं लेंगे। लेकिन क्या है कि जो गवर्नमेंट है इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिए जो रिच पेजेंट्स है, ठीक है, इनका है, जो रिच पेजेंट्स है वही हुए लैंडलॉर्ड्स। तो अगर इनकी बात मानी जाएगी तो ये नाराज़ हो जाएंगे। देखिए इंडिया में जो लीडर्स थे, कांग्रेस लीडर्स है, उनको ये टेनेंट्स है उनकी भी बात माननी पड़ेगी और लैंडलॉर्ड्स की बात माननी पड़ेगी। तो अगर जो गवर्नमेंट है उनका ऐसा कहना था कि अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे पुअर पेजेंट्स को, तो जो लैंडलॉर्ड्स है वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि अरे ये हमारी ही मतलब हाँ, हमारे ही साथ ये गलत कर रहा है। तो ऐसा हो रहा था। और जो बिजनेस क्लास थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था, बिजनेस क्लास था, पावरफुल हो गया था, इनको फॉरेन, लेकिन क्या था कि फॉरेन इंपोर्ट होने लगा, मतलब फॉरेन से जब कपड़े आने लगे तो इनको बहुत प्रॉब्लम होने लगा कि फॉरेन से सामान आ रहे, अब हमारा सामान कैसे बिकेगा। तो इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि अगर फॉरेन से सामान आएगा तो वो चीप होता है, वो कम प्राइस में होता है, तो इंडियंस मतलब जो सस्ती चीज़ों को लेना ज़्यादा पसंद करेगी। तो इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो ये क्या किए, अपने लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को सेटअप किए। कब, 1920 में एक ग्रुप बनाए। उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बनाए 1927 में। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे कौन फाउंड किया, बिजनेस क्लास के लोग, ये सारी चीज़ें बनाए, जिसको कौन लीड कर रहा था, जीडी बिरला जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, जाने माना नाम है। उसके बाद पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसको लीड कर रहे थे। ये जो दो ग्रुप बनाया गया था, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसको कौन लीड कर रहा था, ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये किसके अगेंस्ट थे, ये अगेंस्ट थे कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स है, वो पूरा इंडिया में जितना भी इकोनॉमी है, पैसा है, वो अर्थशास्त्र है, जो भी है उसके ऊपर
कंट्रोल जमा के बैठा है और हमें प्रॉफिट नहीं होने दे रहा है, इसीलिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे बिजनेस क्लास के लोग। इनका कहना था कि ब्रिटिश अगर यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमें बहुत प्रॉफिट होगा। तो जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकते, इनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करना कर दिए थे कौन, ब्रिटिश। तो ये चाहते थे कि जो इम्पोर्ट गुड्स है उसको ख़त्म किया जाए और हमारे ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो फेलियर हो गया था, क्योंकि देखे थे हम कि महात्मा गांधी जी बात करने के लिए वहाँ गए थे लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये समझ गए कि नहीं, हम ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है, हम अपना काम खुद करेंगे। ठीक है। अब फोर्थ है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका जो पार्टिसिपेशन था ये बहुत कम था। बस ये सपोर्ट करते हैं गांधीयन आइडिया को, ये पूरी तरह से मतलब ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का जो आइडिया था बॉयकॉट करो गुड्स को, लो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, वर्किंग कंडीशन को अच्छा किया जाए, इसको सपोर्ट कर रहे थे, ना ही वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। कौन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो 1000 से भी ज़्यादा वर्कर्स छोटा नागपुर जो झारखंड एरिया में जो टीन माइन रीजन है वहाँ पे गांधी कैप पहन लिए वर्कर्स, किसको सपोर्ट करने के लिए, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए। लेकिन पूरी तरह से सारे ही वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं किए थे, इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि जो कांग्रेस है वो कभी जो वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे इंडिया के, उनकी डिमांड्स को कभी सुनते ही नहीं थे, ना ही कभी उतनी बात मानते थे इनके, ना ही इनको इंक्लूड करते थे अपने साथ। ये रीज़न था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो नाराज़ थे कि ये हमें इंक्लूड ही नहीं करता, तो हम क्यों इनके मूवमेंट में सपोर्ट करें। अब हम पढ़ेंगे वुमेन का पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि आ सकता है क्वेश्चन कि कैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था, ज़्यादा था, कम था, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आपके। तो वुमेन बढ़ चढ़ के अच्छा खासा सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट करती है, प्रोटेस्ट करती है, ठीक है, उसके बाद सॉल्ट बनाती है। तो बहुत सारी वुमेन्स को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो वो जितने भी वुमेन होती है वो पार्टिसिपेट करती है, इसलिए करती है कि उनको लगता है कि इससे हम अपने देश को सर्व कर सकते हैं। तो जो वुमेन थी इंडिया की वो सर्व करना चाहती थी अपने इंडिया को, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना पोजीशन को ऊपर कर सकते हैं, अपने स्टेटस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि क्या था कि उस वक्त जो लड़कियां हुआ करती थी, जो कि वुमेन हुआ करती थी, औरत हुआ करती थी, उनको ज़्यादा घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता था। मतलब कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कुछ भी हो, उनमें उनका पार्टिसिपेशन उनका उतना नहीं होता था। जैसे कि महात्मा गांधी जी का भी कहना था कि जो वुमेन है, जो औरत है, उसको घर देखना चाहिए, घर के काम देखना चाहिए, उनको अच्छी मदर बननी चाहिए, अच्छी बीवी बननी चाहिए, वाइफ बननी चाहिए। ऐसा ये नहीं कि आप घर के बाहर जाके पार्टिसिपेट करो या फिर लड़ाई करो, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी अगेंस्ट होते हैं। इनका कहना है कि वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम करना चाहिए, घर संभालना चाहिए, और जो मेन होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो कांग्रेस में बहुत टाइम तक, ठीक है, सालों तक कह सकती हूँ, बहुत टाइम तक वुमेन को अलाउड ही नहीं किया गया था। सिर्फ जो कांग्रेस पूरा जो एक पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो 1885 में बनी है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर सिर्फ मेन ही हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब रिफॉर्म्स आया तब वुमेन को इंक्लूड किया गया। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा खासा रहा है। सॉल्ट मार्च में भी, सॉल्ट मार्च में बहुत सारे वुमेन गांधी जी को सुनने के लिए आती थी, घर से बाहर आई, वो मार्च में गई, वो सॉल्ट को प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर की, बहुत सारी चीज़ें वुमेन भी की, ठीक है, स्ट्राइक्स में आई, प्रोटेस्ट में आई। तो जैसे कि कस्तूरबा गांधी जी का पार्टिसिपेशन था, सरोजनी नायडू जी का कंट्रीब्यूशन था, कमला देवी जी का कंट्रीब्यूशन था, कमला नेहरू जी का, तो कमला नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी कुछ वुमेन है जो प्रोमिनेंट वुमेन है जिनका पार्टिसिपेशन रहा है सॉल्ट मार्च में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो हम पढ़े कि कैसे जो रिच पेजेंट्स थे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे जो पुअर पेजेंट्स थे, उनका जो टेरेंट्स थे, उनका पार्टिसिपेशन रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट उनको फ्रीडम चाहिए था, इसलिए जो वर्कर्स थे उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है। तो ये सारे लोग थे, जो इंडिया में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, जो अलग अलग तरह से अपने अलग अलग एस्पिरेशन के साथ, मतलब सबका अलग अलग चाहत था, और सब अपने अपने जो भी उनका एस्पिरेशंस था उनके साथ जुड़कर वो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किए थे इंडिया में। ओके, तो दैट इज़ इट फॉर द सेकंड पार्ट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं, बाय, जय हिंद।